हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 3। बुक का नाम है आपकी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, उसके यूनिट 3 के पार्ट 2 की वीडियो आज की है। इसमें हम पार्ट 2 में काफ़ी सारी प्रणाली हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने अमेरिका की प्रणाली और यूके की जो प्रणाली है राजनीतिक, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है और काफ़ी समझाया है। तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को देखें कि उसके बाद सेकंड को देखें, क्योंकि दोनों वीडियोस एक दूसरे से टोटली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है संसदीय और अध्यात्मकता प्रणाली, अध्यात्मकता व्यवस्था। ठीक है, जो कि है यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन की, और फिर यूएसए अमेरिका की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, मैंने T1 से यहाँ पर टॉपिक को, ठीक है, दर्शाया है T1 से। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको तकरीबन एकात्मक प्रणाली को तकरीबन आपको 3 नंबर में लिखना होगा। तो 3 नंबर के हिसाब से क्या क्या पॉइंट आउट लिखने चाहिए आपको, उसमें वो आज की वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है, तो एकात्मक प्रणाली शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार में निहित होती है। वह सरकार केंद्र सरकार कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बताया गया एकात्मक प्रणाली वह प्रणाली होती है, ठीक है, जिसमें राज्य के पास पूरी की पूरी शक्तियाँ होती है। अब यहाँ पे हम राज्य की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम सिंपली एक कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो देशों की बात हो रही है, तो राज्य का मतलब कंट्री। तो ठीक है, तो जहाँ पर राज्य के पास सारी की सारी शक्तियाँ होती हैं और वो क्या कहलाता है, वो केंद्र सरकार कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम भारत में देखें, भारत का उदाहरण लेके देखें, क्योंकि भारत से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भारत में उदाहरण देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादातर पावर्स होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर शक्तियाँ होती है जिससे कि वो कोई भी फैसला ले सकती है या फिर किसी भी चीज़ को कर सकती है सिंपली। तो वैसे ही ब्रिटेन और अमेरिका में भी ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है, तो एकात्मक प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें राज्य के पास सारी शक्तियाँ होती हैं और मुख्यतः ये केंद्र सरकार कहलाता है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में स्थानीय स्तर पर शासन का संगठन तो किया जाता है, परंतु इसकी स्थिति प्रांत की होती है। अब इस प्रणाली में दो बातें हैं। इस प्रणाली में एक तो शासन प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करिए छोटे छोटे एक बड़ी सा देश है, उसके छोटे छोटे राज्य हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो शासन स्तर है, वहाँ स्थानीय स्तर पर शासन के संगठन किए जाते हैं। मतलब छोटे छोटे राज्यों के लिए छोटी छोटी संस्थाएं बनाई दी जाती है। ठीक है, जो वहाँ पे शासन करती है, परंतु इसकी जो स्थिति होती है, इसके जितनी भी पावर्स होती है इन सब चीज़ों को करने की, वो सब होती है प्रांत के पास। ठीक है, उस प्रांत के पास। और फिर तो यहाँ पर राज्य क्या करेगा, छोटे छोटे, अब राज्य हम किसी कंट्री के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राज्य अपने, ये राज्य है, ये अपने छोटे छोटे जो जगह हैं, ज़िले हो गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, वहाँ पे उन्होंने नेताओं को खड़ा कर दिया, वहाँ पे उनके नेता शासन कर रहे हैं। पर इसके पास सारी शक्ति है, ये चाहे तो इन्हें कभी भी हटा सकता है और चाहे तो कभी भी नया नियुक्त कर सकता है। प्रांत के पास होती है, इन प्रांतों की शक्तियाँ केंद्र सरकार से मिलती है, और ये जो प्रांत होते हैं इन्हें शक्तियाँ मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के द्वारा। ब्रिटेन का संविधान प्राकृतिक में एकात्मक है। ठीक है, ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी जो प्रकृति है वो क्या है, वो सिंपली एकात्मक संविधान की प्रकृति बताई गई है। और ये क्यों बताई गई है ये आपको आगे पॉइंट्स में मिलेगा। लंदन की केंद्रीय सरकार वेल्स, ठीक है, लंदन की जो केंद्र सरकार है उसे वेल्स कहा जाता है, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड की सभी शक्तियों और क्षेत्रीय सरकारों को मानती है। जो लंदन की जो केंद्र सरकार है उसे वेल्स कहा जाता है, और वो अपने आसपास के जैसे कि हो गया स्कॉटलैंड या फिर उत्तरी आयरलैंड, वहाँ की सभी शक्तियाँ और क्षेत्रीय सरकारों को मानती है। ये जो उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड है, ये वेल्स की शक्तियों को मानते हैं कि वे केंद्र सरकार से अपनी शक्तियाँ अधिकतर प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक तो वो वेल्स को मुख्यतः केंद्र सरकार के रूप में मानते हैं, दूसरा वेल्स से ही सारी की सारी शक्तियाँ जो भी उन्हें चाहिए, जिनका संशोधन किया गया है, बताया गया है संविधान में, सिंपली वो शक्तियाँ मांग सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ब्रिटेन की संसद को क्षेत्रीय इकाइयों के लिए नियम और शर्तें तय करने के मामले में पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जो ब्रिटेन की जो संसद है उसको कई सारे अधिकार प्राप्त हैं, उनमें से एक है, उनमें से कुछ हैं, इकाइयों के लिए नियम शर्त तय करना, ठीक है, करने के मामले में पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। वो कुछ भी शर्तें बना सकती है, कुछ भी नियम बना के उन्हें तय कर सकती है। और केंद्र सरकार में अंतिम शक्ति
निवास करती है। और केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति होती है? आखिरी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। अब केंद्र सरकार मुख्यतः यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आता है मिश्रित दल व्यवस्था। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है आपके बुक का। इसमें हम यूके और यूएसए में जो मिश्रित व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन में 1930 में 2 दल और 1970 में तीसरे या छोटे दल अस्तित्व में आए। ठीक है, 1930 से पहले ब्रिटेन में सिंपल एक ही दल का स्वामित्व था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ब्रिटेन में 2 दल की व्यवस्था आई और 1970 के बाद 3 दल की व्यवस्था, या फिर कह सकते हैं काफ़ी सारे छोटे छोटे लोगों ने अपने दल बनाए और सत्ता में आने की कोशिश की गई। 2 प्रमुख राजनीतिक दल जैसे लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, जो ब्रिटेन में 2 पार्टियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, पहली लेबर पार्टी, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी की उपस्थिति के अलावा छोटे दल जैसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक्स, यूके इंडिपेंडेंसी पार्टी आदि पार्टी में मुख्यतः प्राप्त हैं। ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण पार्टी हैं, जो पहली है लेबर पार्टी और दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। ये 2 मुख्य हैं। उसके बाद छोटे छोटे दल की बात करें तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी, लिबरल पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स, यूके इंडिपेंडेंसी जैसी नाम की छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनको ज़्यादा तो सीटें नहीं मिली। मतलब जब उन्होंने चुनाव लड़ा, वो कह सकते हैं कि इक्का दुक्का सीटें ही उन्हें प्राप्त हुई। 1 सीट, 2 सीट, कहीं कहीं 3 सीट, इससे ज़्यादा उन्हें सीट प्राप्त नहीं हुई। तो ये एक छोटे दल कहलाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम पार्टी को, मतलब 2 पार्टी हैं, उनको किस तरह बांट सकते हैं। तो ये मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, मेरे पॉइंट आउट है, बुक में से छांट के अपने हिसाब से लिखे गए हैं। ठीक है, आपको बुक में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो फर्स्ट पार्टी है, वो क्या करती है? वो अमीर लोगों की तरफ है और अभिजात वर्ग और संपन्न वर्ग के हितों को बढ़ावा देने में विश्वास करती है। जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो चाहती है कि जो अमीर हैं वो अमीर ही रहें और अमीर हों, बट जो गरीब है उनका विकास ना हो। ठीक है, इसीलिए वो अमीर और अभिजात वर्ग का ही हितों का कार्य करती है। इस पार्टी का दूसरा एक तरह का मानना है, या फिर उसकी जो नीति है, कि संपत्ति का अधिकार और राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप समर्थन करती है। ये समर्थन करती है कि संपत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास हो, वो जितनी संपत्ति चाहे वो उतनी रख सके, और राज्य का हस्तक्षेप सबसे कम हो अर्थव्यवस्था में। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था में हाथ ही ना दे। वहीं अगर हम लेबर पार्टी की बात करें तो श्रमिक वर्ग के हितों को बढ़ावा देने में विश्वास करती है, सामाजिक समानता और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। वहीं लेबर पार्टी जो है वो चाहती है कि जो श्रमिक वर्ग है, मतलब गरीब वर्ग है, उसका विकास हो। ठीक है, दूसरा वो उस पर विकास को बढ़ावा देती है, और सामाजिक जो समानता है और कल्याणकारी राज्य है उसके ऊपर कार्य करने की बात करती है। उसके बाद आता है दोनों दलों की सहमति। दोनों दलों की एक पॉइंट आउट, मतलब कुछ जगहों पे दोनों दलों की सहमति बताई गई है। वो सहमति है कि 1970 के अंत तक दोनों दलों ने सामाजिक और आर्थिक नीतियां जैसे मजबूत राज्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था, रक्षा बल के रखरखाव, रोजगार आदि पर सहमति व्यक्त की। ये जो दोनों पार्टी हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने कुछ जगहों पर अपनी सहमति दर्शाई, जैसे कि मजबूत राज्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, रक्षा बल का रखरखाव काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, और रोजगार आदि पर अपनी सहमति दिखाई। साथ में इस अवधि को सर्वसम्मति युग कहा गया। ठीक है, सर्वसम्मति युग कहा गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्वसम्मति युग किसे कहा गया। तो 1970 के दशक में 2 दल, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ने कुछ मुद्दों पर अपने सहमति दर्शाई। ठीक है, और उस अवधि को हम सर्वसम्मति युग कहते हैं। उसके बाद है कि 1970 के दशक में रूढ़िवादी पार्टी के नेता आ गया है। ठीक है, 1970 के दशक में ज़्यादा पॉलिटिक्स पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे उस समय। ठीक है, तो उस समय कह सकते हैं कि ज़्यादा पॉलिटिक्स का वो नहीं था। तो रूढ़िवादी पार्टी के नेता सामने आए। ठीक है, उन्होंने क्या करा, 1969 में 1979 में मार्गरेट थैचर का उदय हुआ। रूढ़िवादी पार्टी के नेता मार्गरेट थैचर सत्ता में आए और उन्होंने अपनी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी उसको आगे बढ़ाया। उसी के बाद दल का विकास हुआ और नव उदारवादी रणनीति को बढ़ावा दिया गया। दल का विकास हुआ, नव उदारवादी रणनीति को बढ़ावा दिया गया। अब जो लिबरल पार्टी थी, ठीक है,
हाँ, ये कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है, नव उदारवादी रणनीति का बढ़ावा दिया गया। उसके बाद लिबरल पार्टी की बात करें हम उसी समय में, तो लिबरल पार्टी लगातार कई चुनाव हारी। तो एक व्यक्ति आए, टोनी ब्लेयर सत्ता में आए और उनके नेतृत्व में पार्टी का नाम बदल दिया गया। ठीक है, उनके नेतृत्व में काफ़ी सारे बदलाव आए, जिसमें पहला बदलाव था कि पार्टी का नाम बदल कर न्यू लेबर पार्टी रख दिया गया। ठीक है, कुछ नई रणनीतियों को अपनाया गया जिससे कि सत्ता में आने के चांसेस बढ़ जाए। उसके बाद अमेरिका की व्यावसायिक प्रणाली, अब हमने ब्रिटेन की बात करी, अब हम अमेरिका की व्यावसायिक प्रणाली की बात करें कि अमेरिका की जो प्रणाली है वो किस प्रकार की है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपका बड़ा है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति को निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। अब हम ब्रिटेन में बात करें सिंपली, ठीक है, तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुना जाता है और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को काफ़ी लंबे समय के लिए चुना जाता है। तो इसके बैकग्राउंड की बात यह है, अगर पीछे की बात करें हम, तो प्रधानमंत्री तब तक सत्ता में रह सकता है जब तक कि उसके मतलब जो संस्था है उसका विश्वास उस प्रधानमंत्री पे है। अगर जैसे ही प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कार्य करा कि संस्था को लगे कि ये अब प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, संस्था मिनट भर में उसे वहाँ से हटा सकती है। सुनिश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। अमेरिका में 4 वर्ष के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति को और उसका मंत्रिमंडल पर पूरा नियंत्रण होता है। अब राष्ट्रपति जब सत्ता में आता है तो वो अपना एक मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और निर्माण करने के साथ उसके ऊपर पूरा अपना वो रखता है नियंत्रण। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली में शक्तियों को स्पष्ट पृथक्करण किया गया। अमेरिका की जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसमें शक्तियों को इतनी अच्छी तरह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति उसे पढ़कर समझ सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यूएसए, अगर मैं यहाँ पे यूएसए की बात करता हूँ तो सिंपली मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नोट्स में मैंने बताया गया है, आपको मिल जाएंगे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली काफ़ी आसान ट्रिक है। उसके बाद बात करें कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली की कुछ विशेषताएँ हैं। अमेरिका की जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसमें काफ़ी सारी विशेषताएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कहता हूं कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि अमेरिका की जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसकी विशेषताएं बताएं या फिर राष्ट्रपति प्रणाली के व्याख्या करते हुए उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके यहाँ से आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। तो जो फर्स्ट मतलब हम जो कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट विशेषता है वो है कि लिखित संविधान। अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में लिखित संविधान है। अमेरिका में लिखित संविधान है जो 1787 के फिडेल्फिल कन्वेंशन का परिणाम है। ठीक है, एक कन्वेंशन हुआ था ना 1787 में फिडेल्फिल। ठीक है, इस कन्वेंशन में संविधान को प्रस्तुत किया गया था। इस कन्वेंशन में एक संविधान दिया गया जिसमें 7 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो 1787 में एक सम्मेलन में अमेरिका का संविधान को प्रस्तुत किया गया और उसमें 7 अनुच्छेद थे। अब सरकार के अंग की बात करी गई है संविधान में, तो यहाँ पे जो अंग है वो है, पहला है कार्यपालिका जो कि राष्ट्रपति के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है विधायिका और सर्वोच्च न्यायालय जिसको कांग्रेस भी कहा जाता है, और तीसरा आता है न्यायपालिका के रूप में अन्य संघ। तो ये कुछ इस तरह बताया गया कि कार्यपालिका का पूरा जो डोर होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, विधायिका और सर्वोच्च न्यायालय की डोर कांग्रेस के पास होती है, और वहीं न्यायपालिका की जो डोर होती है वो अन्य संघ मतलब कुछ नए संघ बनाए जाते हैं उनके हाथों में होती है। सबसे कठोर संविधान है अमेरिका का जो संविधान है, ठीक है, वो सबसे कठोर है। इतना कठोर है कि अगर आप उसमें कोई बिल को पास करवाना चाहते हैं, अनुच्छेद करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए तकरीबन 2/3, ठीक है, 2/3 आपको वोट चाहिए। ठीक है, 2/3 राज्य, वहाँ पे जो 50 राज्य हैं वहाँ पे आपको उन 50 राज्यों में से 2/3 का समर्थन चाहिए ही चाहिए। अगर आपको 2/3 से कम हुआ तो आपका बिल पास ही नहीं होगा। इस तरह के कुछ कड़े नियम वहाँ बनाए गए हैं। कोई भी बिल पास करवाने के लिए 50 राज्यों के 2/3 समर्थन के आवश्यक है। 2/3 से कम हुआ तो आप बिल नहीं बना सकते, बिल को पास नहीं करवा सकते। तो ये कारण था। इस कठोरता के कारण अमेरिका के संविधान में केवल 27 अनुच्छेद संशोधन ही हुए आज तक। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे 1787 के बाद जब 7 अनुच्छेद थे, ठीक है, और आज के अभी तक 1787 लेके 2019 तक केवल उसमें 27 संशोधन ही किए गए हैं। और जबकि अगर हम भारत में बात करें तो भारत में संशोधनों की संख्या 300 से भी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत का कितना लचीला है और अमेरिका का कितना कठोर है। इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, जो कि शक्तियाँ और जांच संतुलन का पृथक करना। अब अमेरिका के संविधान में अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली में कुछ
और भी पॉइंट आउट बताए गए हैं, जैसे कि वहाँ पे शक्तियों का वितरण किया गया है। इस तरह किया गया है कि सबके पास अपनी शक्तियाँ हैं, ठीक है, और सब अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो जो है कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली की केंद्रीय मूल है, अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली केंद्र की मूल है, मतलब वो एकदम मेन है अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली, ना उससे कोई ज़्यादा है ना उससे कोई कम। उससे कम तो सभी हैं बट उससे ज़्यादा कोई नहीं है। शक्तियों को सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानमंडल के बीच बांटा जाता है। जो अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली है वहाँ पे शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानमंडल। तो आप इनको नोट डाउन अभी नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई लिंक से आप इनको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी सरकार का अंग अन्य अंग के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है, इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो सरकार का कोई भी अंग क्या कर सकता है, कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है कुछ हद तक, और वहीं विधानमंडल इन दोनों के उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। इस तरह का प्रावधान किया गया है। बट अगर हम इंडिया में बात करें, भारत में देखें तो सिंपली आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। न्यायपालिका एक तरह से पूरी तरह स्वतंत्र है, ना कार्यपालिका ना विधानसभा ना संसद इनमें कुछ कर सकती है, ठीक है। न्यायपालिका के मामलों में कोई हाथ नहीं करेगा। उसके बाद आता है कोई भी अंग अपनी इच्छा अन्य अंग पर थोप सकता है। इसके लिए, इसको रोकने के लिए संविधान के निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण के साथ जांच और संतुलन का सिद्धांत प्रदान किया। अब जिसने भी संविधान लिखा वो जानता था कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे सबको शक्तियाँ दी हैं वो अन्य अंग के हस्तक्षेप करने की। तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी समय आए कि कोई अंग जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है कि वो मेरा जो बिल है वो पास करे, ठीक है, या फिर जो मेरे रूल हैं उन्हें माने। तो अब यहाँ तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए संविधान में क्या करा गया, निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण के साथ जांच और संतुलन का भी सिद्धांत प्रदान किया। जांच और संतुलन का सिद्धांत दिया ताकि हम जांच कर सकें कि आखिर ये जो दबाव डाला गया ये सही है या नहीं। अगर सही दबाव है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये अमाननीय है तो इसको फटाफट यहीं रद्द कर दिया जाएगा। फिर आता है विधानमंडल कार्यपालिका, मतलब विधानमंडल कार्यपालिका ब्रैकेट में राष्ट्रपति लिखा है क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुख्य होता है। तो विधानमंडल कार्यपालिका के ऊपर नज़र रख सकती है और राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियां और कुछ नियुक्तियों को मंजूरी देने तथा राष्ट्रपति के पद से हटाने का कार्य कर सकती है। अब यहाँ पे विधानमंडल के पास थोड़ी अधिक शक्तियाँ हैं। विधानमंडल क्या कर सकती है, कार्यपालिका के ऊपर नज़र रख सकती है और राष्ट्रपति द्वारा कुछ ऐसी संधियाँ, जैसे राष्ट्रपति ने कोई चुपके से संधि करी तो विधानमंडल के पास पूरी की पूरी स्वतंत्रता है कि वो उससे पूछ सके कि कौन सी संधि करी गई है कौन सी नहीं की गई। कुछ नियुक्तियाँ मंजूर कर देना, ठीक है, राष्ट्रपति कुछ नियुक्तियों को मंजूरी कर रहा है तो उसके ऊपर ध्यान रखना, और राष्ट्रपति को पद से हटाने का कार्य विधानमंडल करती है। न्यायपालिका भी न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का सहारा लेकर दोनों पर नज़र रख सकती है। अब न्यायपालिका के पास ये शक्ति है अमेरिका में कि वो कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों पर नज़र रख सकती है। उसके बाद आता है तीसरी विशेषता कि संघीय व्यवस्था। संघीय सरकार को राष्ट्रीय महत्व के सभी मामलों से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अब किसी भी अमेरिका में संघीय सरकार है तो वहाँ पे जो राष्ट्रीय के जितने भी मुख्य मामले हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो अफेयर्स हैं, ठीक है, उन सब की जितनी भी जिम्मेदारी है वो संघीय व्यवस्था को सौंपी जाती है। और स्थानीय महत्व को राज्य को दिया जाता है, और स्थानीय मतलब राज्य से जुड़े हुए या फिर आसपास के लोकल एरिया से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो राज्य को दिए जाएंगे। सभी अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के सरकार के हाथों में होती है, ठीक है। जितनी भी अन्य ऐसे शक्तियाँ जो किसी ज़्यादा काम की नहीं होती वो राज्यों को पकड़ा दी जाती हैं। फिर आता है हमारी चौथी विशेषता, सरकार का राष्ट्रपति पद। सरकार के बाद जो राष्ट्रपति का पद है वो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है, 4 साल के लिए चुना जाता है। अब राष्ट्रपति जो है वो सरकार के लिए प्रमुख होता है और उसे 4 साल के लिए चुना जाता है। बट अगर हम इंडिया में बात करें तो गवर्नमेंट जब बनती है तो वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, ठीक है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुनी जाती है, और दूसरा 5 साल के लिए ही राष्ट्रपति बनाया जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है तथा किसी को भी कभी भी हटा सकता है। अब राष्ट्रपति जब सत्ता में आता है तो वो क्या करेगा, अपनी मंत्रिमंडल को बनाएगा, अपनी एक मंत्रिमंडल की वो बनाएगा, टीम बनाएगा। अब उस टीम के साथ वो कार्य करेगा और देश को चलाएगा। राष्ट्रपति के पास एक शक्ति ज़रूर है कि वो कभी भी किसी भी कर्मचारी को हटा सकता है बिना किसी
उसके किसी से पूछे, ठीक है, उसके पास ये अपनी पर्सनल पावर है। राष्ट्रपति के कार्यालय में कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रियाँ, संघीय न्यायाधीश, राजदूत को नियुक्ति करना और शक्तियाँ प्राप्त है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ बताई गई हैं, ठीक है, कि वो क्या क्या कार्य कर सकता है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे काफ़ी कार्य कर सकता है, जैसे कि मंत्रियों या संघीय न्यायाधीश को या राजदूतों को नियुक्त करना, ठीक है, वो संघ के न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है, मंत्रियों को भी नियुक्त कर सकता है और राजदूतों को नियुक्त कर सकता है। इसकी शक्ति प्राप्त है। किसी भी कांग्रेस द्वारा पारित विधायक पर वीटो करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। सपोज करिए विधानमंडल में एक बिल आया जिसके ऊपर राष्ट्रपति बिल्कुल ही उससे पसंद नहीं करता, उस बिल को चाहता ही नहीं है कि वो बिल पास हो, तो सीधा वो वीटो पावर का यूज़ करेगा और बिल को वहीं हटा देगा। राष्ट्रपति को 10 दिनों का समय मिलता है बिल को पास या फेल करने के लिए। राष्ट्रपति जब भी वीटो करता है तो उसके पास 10 दिन का समय होता है। चाहे तो वो बिल को अच्छे से पढ़ के उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके पास कर दे, या तो उसे बिल को पूरी तरह रद्द कर दे। ये इतनी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति किसी भी अपराध के दोषी की सज़ा को माफ़ कर सकता है या दंड दे सकता है। अब राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति होती है, ये होती है इस तरह की शक्ति कि इसमें उससे न्याय से जुड़े मामलों पर भी विचार विमर्श करा जाता है राष्ट्रपति से। अब किसी ने अपराध करा, अपराध इतना बड़ा है कि उसे फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो वो राष्ट्रपति चाहे तो फांसी की सज़ा मिटा भी सकता है, चाहे तो उसे फांसी की सज़ा दे भी सकता है या उससे भी कड़ी सज़ा दे सकता है। इस तरह का प्रावधान किया गया है। फिर आता है ब्रिटिश प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में समानता। ब्रिटिश प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में क्या समानता है, ये हम यहाँ पे यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों मामलों में प्रशासन उनके नाम कर दिया जाता है, ठीक है। दोनों मामलों में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और अमेरिका में राष्ट्रपति के नाम पर पूरा का पूरा शासन दे दिया जाता है। राज्य के प्रमुख होते हैं दोनों के दोनों ही महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही मंत्रियों को भी नियुक्त करेंगे और फिर राजदूत जो हैं उसे भी नियुक्त करेंगे, न्यायाधीश को भी नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की शक्ति उनके पास होती है। राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है। यह बताया गया राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है, परंतु मोनार्क मतलब यूके, मोनार्क में प्रधानमंत्री कहा गया है। ऐसे एक तरह से बताया गया है कि यूके में जो मोनार्क होता है उसकी स्थिति स्थायी है जब तक तब तक उससे पर राजनीतिक संस्था का विश्वास है। मतलब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री तभी तक सत्ता में रह सकता है जब तक कि जो ऊपरी सत्ता है उसका विश्वास प्रधानमंत्री पर है। जैसे ही सत्ता को लगा कि प्रधानमंत्री अब कामचोर हो गया, उसे हटा देना चाहिए, उसे हटा दिया जाएगा। फिर आता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत संसद में बजट पारित करवाने में भी उतना ही शक्तिशाली है जिनका बजट में कांग्रेस द्वारा बहुत सारे बदलाव और संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, मतलब उसकी जो शक्तियाँ वो थोड़ी अलग है। अब संसद में कोई बजट पास करवाने की शक्ति है, ठीक है, दोनों के पास, पर जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री है उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो उस बजट में फेरबदल कर सकता है, संशोधन करके उसे कुछ भी बना सकता है अपने हिसाब से। तो इस तरह की शक्ति उनके पास है। फिर द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय मतलब 2 सदन की विधानमंडल। यूएसए में एक द्विसदनीय विधायक है। यूएसए मतलब अमेरिका में द्विसदनीय विधायिका है जिसमें प्रतिनिधि सभा पहली है और दूसरा सीनेट मतलब उच्च सदन। उन्हें कांग्रेस कहा जाता है, सीनेट को कांग्रेस कहा जाता है और प्रतिनिधि सभा भी है। उसके बाद आता है सीनेट को दुनिया में शक्तिशाली उच्च सदन माना गया है। सीनेट को पूरी दुनिया में मतलब उच्च सदन के रूप में दिखाया गया है। उसके बाद आता है, ये सब मैंने बुक्स में से नोट डाउन करने की बजाय, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने इसकी शॉर्ट लेके काम करा है। तो प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य से कम एक सदस्य होने की शर्त तथा जननांकीय संख्या के आधार पर निर्वाचित 435 सदस्य होते हैं। अब जब कोई बिल सत्ता में लाया जाता है, ठीक है, मतलब बिल को पास करवाने के लिए लाया गया, तो उस बिल के लिए टोटल हर राज्य से एक व्यक्ति का आना जरूरी है। वहाँ के मतलब मंत्री हो गया या फिर एमएलए हो गया, जो भी हो गया, उसका आना जरूरी है। सीनेट की संरचना सभी राज्यों के समान प्रतिनिधि के संघीय सिद्धांत दर्शाती है। अब जो सीनेट है मतलब उच्च सदन है, वहाँ पे क्या होगा, समान प्रतिनिधि है, सारे प्रतिनिधि समान हैं। प्रत्येक राज्य से 2 सीटें मिलाकर कुल 100 सीटें निकलती हैं, ठीक है। प्रत्येक राज्य मतलब 50 राज्यों से 2 सीटें आएंगी तो 100 सीटें टोटल होंगी। निचले सदन के सदस्य 2 साल की अवधि के लिए काम करते हैं और सीनेट के सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अब जो निचला सदन है वहाँ पे 2 साल के लिए कार्य करा जाता है सदस्यों का, और उच्च सदन
में 6 साल के। राष्ट्रपति जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, वहीं सीनेट और प्रधान प्रतिनिधि स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट मांगकर चुनाव लड़ते हैं। अब जो राष्ट्रपति है, ठीक है, वो चुनाव लड़ता है तो वो क्या अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल्स के मुद्दों को उठाएगा और उन पर बातें करेगा। और वहीं जहाँ पे हम बात करें प्रतिनिधि और सीनेटर की, वो क्या करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे क्षेत्रीय मुद्दों को उठा के, मतलब ऐसे जो आसपास के लोकल एरिया के जो मुद्दे हैं उनको उठाकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को राजस्व प्राप्त करने, युद्ध की घोषणा करने, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने, विधायक को पेश करने और पारित करने की शक्ति मिली है। कांग्रेस के पास कई सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि राजस्व, जितना भी टैक्सेस आया है उसे प्राप्त करने की, युद्ध की घोषणा करने की, अगर युद्ध का माहौल चल रहा है तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की, राष्ट्रपति को हटा देने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ वो प्रक्रिया करने की। दूसरा, विधेयक को पास कराने और पारित करने की शक्ति भी कांग्रेस के पास है। उसके बाद आता है इलेक्टोरल कॉलेज के मामले में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में बजट दस्तावेज नियंत्रित करना, देश का वित्त, कांग्रेस के सदन के बीच सीनेट को कोई भी कारण दुनिया में सबसे शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि एक स्थिति होती है जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उस समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करना, बजट को पेश करना, ठीक है, देश का वित्तीय जो व्यवस्था है उसको चेक करना, कांग्रेस के दोनों सदन के बीच बातचीत और सीनेट के कई कारणों से दुनिया में सबसे शक्तिशाली सदन माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो विधेयक द्वारा बिल पास करने के मामले में ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पारित सीनेट की शक्ति महत्वपूर्ण बनी हुई है, ठीक है। अब कोई बिल पास कराना है तो अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उससे बिल को पास करवाना होता है, ठीक है। विपरीत सीनेट की शक्ति महत्वपूर्ण बन गई है। अब बिल पास कराना है तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में करवाना पड़ेगा, और वहीं अगर हम अमेरिका में करना है तो उसे सीनेट से पास करवा के निकलना पड़ेगा, तभी वो एक बिल बन पाएगा, बिल से कानून बन पाएगा। प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक की अधिनियम बनने से पहले सीनेट द्वारा पारित किया जाना चाहिए। कोई भी बिल प्रतिनिधि सभा से तो पास हो गया, ठीक है, और उसे बिल बनना है तो उससे पहले उसे सीनेट से पास करना होगा। सीनेट के पास धन विधेयक में परिवर्तन करने की शक्ति भी है। सीनेट के पास एक और शक्ति है जिसे हम धन विधेयक कहते हैं, ठीक है। धन विधेयक में परिवर्तन करने की शक्ति है। अगर धन टैक्स से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड कोई बिल सदन में आया है, ठीक है, तो सीनेट क्या कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, चाहे तो उसमें से कुछ पॉइंट को हटा सकता है या कुछ पॉइंट को ऐड कर सकता है। इस तरह की शक्ति सीनेट के पास है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे फेसबुक ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन देता हूँ, और इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आपको वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेरी ईमेल एड्रेस से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा, उसके नोट्स पर काम चल रहा है। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।